नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। फिल वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हूँ। खबर ये आ रही है कि भाई 15 तारीख को फिर से जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, वो बिहार आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि 5 महीने में ये चौथी बार बिहार आगमन हो रहा है राहुल गांधी जी का। क्यों आ रहे हैं, ये सारी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही कन्हैया कुमार, जो इस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, फायर ब्रांड कहे जाते हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन में कई जानकारी भी दी, वो जानकारी हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी का इस बार आना किस समीकरण को बांधने की कोशिश होगी। कई ऐसे सवाल हैं, सवालों के फहरिस्त को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बात पर यानी सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इसी पार्टी के नेता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार। इनसे हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी, क्या लग रहा है 5वीं बार 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि भाई कुछ न्याय पर बातचीत होगी, श्रृंखला चलेगा न्याय संवाद का, उसमें शिक्षा होगा, व्यवस्था होगा, विधि व्यवस्था होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये सब न्याय संवाद जो याद आ रही है पार्टी को या राहुल गांधी को या आप जैसे नेता को, ये चुनाव के समय ही याद आ रही है। पहले से याद नहीं था कि हाँ क्या स्थिति हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ये लोग ढोल बजा रहे थे कि भैया हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमारे यहाँ ये आईएएस अधिकारी जो हैं ये टाइट कर दिए, हमारे यहाँ ऐसे नियुक्तियाँ हो रही है, उस वक्त नहीं याद था। जब चुनाव नज़दीक आ गया तब आप लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय संवाद कर रहे हैं। देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि कुमार विश्वास जी का एक कविता हमेशा याद आता है, राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो, और छवि सच दिखलाने वाला खंभा छवि प्रबंधा हो जाए तो। आजकल जो गोदी मीडिया दिखा रही है और सच्चाई क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। आपने बात की राहुल गांधी जी की। जब देश का जो सरकार का नेता हो, मुखिया हो, वो काम नहीं कर रहा हो तो उसको हुरकाना पड़ रहा है, और विपक्ष वो काम कर रही है, मीडिया के साथ साथ जनता का भी। आपने देखा होगा हाल में ही माननीय राहुल गांधी जी ने 2 साल यात्रा करने के बाद जातीय जनगणना की उन्होंने बात उठाई थी और सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा जी। अब वो आए हैं शिक्षा छात्र की समस्याओं को लेके। बिहार में छात्र का जो समस्या है, पढ़ाई नहीं होता है, प्रोफेसर पूरे नहीं है, शिक्षा नहीं होने के कारण फिर नौकरी नहीं मिलता है, और बाद में पलायन की स्थिति जो बनी हुई है यथावत पिछले 20 सालों से। ये जो यहाँ की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आज आप इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सब में बिहार सबसे पीछे है। तो फिर उसी के लिए वो यहाँ आ रहे हैं, छात्रों के बीच संवाद करेंगे और सरकार को फिर प्रेशराइज करके बोलेंगे कि ये काम करो, और नहीं करोगी तो हमारी सरकार आने वाली है 2025 में, फिर हम लोग काम करेंगे। इसमें बुरा क्या है? वो पूरे देश में घूम रहे थे, अभी उनको मौका मिल रहा है, बिहार आ रहे हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि एनडीए में जो नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्वान लोग नहीं हैं, जो इस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं। जिस पार्टी से आप आए हैं छोड़ के, उपेंद्र कुशवाहा एक प्रोफेसर रह चुके हैं, विद्वान आदमी हैं, उनको भी पता है कि बिहार में शिक्षा पर क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अब शिक्षा के लिए न्याय संवाद आप करने चले हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या ये शिक्षा फर्स्ट नहीं आता है क्या बिहार में? बिहार के शिक्षा पद्धति को अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं। जब बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं, एक सांस में पूरा लिस्ट गिनवा देते हैं। तब भी आपको लग रहा है कि जब सरकार जो सत्ता पक्ष में बैठा लोग है, अगर वो काम न करे तो विपक्ष का रोल है उसको हुरकाना। एकदम हैं? मैं कैसे आप कह आपने सकते जितना हैं? एग्जाम्पल दिया, जी। शिक्षा मंत्री हुआ करते थे माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका फर्ज होता था सुधार करना। वो क्या किए, वो लाइन लगवाते रहे। आपने चिराग पासवान की बात किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
जब वोट टिकट बांटना होता है तब कहाँ जाता है उनका। और कितना पढ़े लिखे, अब मुंह मत खुलवाइए उनका, कितने साल में उनका अंग्रेजी का डिग्री मिला, बच्चा बच्चा जानता है। राजनीति करना कराटेदार अलग अंग्रेजी बात है बोलते हैं सर। सर। काहे ऐसे अंग्रेजी तो मोदी जी भी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं जहाँ। और आप बात कर रहे हैं भाजपा के एक से एक विद्वान नेता का। आज एक मंत्री जी का मैं सुन रहा था, सवर्गीय साहब, उनका भाषण सुनिए। उनसे जब पूछ दिया कि 4 आतंकवादी गए कहाँ, जिसने पूरे देश में घुसकर और इस तरह का कांड करके कर दिए। और वापस चले गए, तो वो गुस्सा रहे पत्रकारों पे, ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं। उनसे पूछा गया, जब आपको याद होगा, यही गिरिराज सिंह से पूछा गया था कि आपके कपड़ा विभाग में बिहार के लिए आपने क्या किया था, वो क्या बोले थे, ये फालतू का सवाल मत पूछो। आज ये बोल रहे हैं कि जब संसद पे हमला हुआ था तब कांग्रेस क्या कर रही थी। तो आप समझिए कि कितने विद्वान लोग हैं बीच में। सबसे बड़े जो नेता है वो कहते थे मैट्रिक के बाद आप 10th कर लो, अच्छा मैट्रिक के बाद मैट्रिक के बाद 10th वाले, और जो 12वीं पास करेगा 12th में एडमिशन लेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो ये तो विद्वान है आपके। तो ऐसे ऐसे लोगों का लिस्ट है, और कितना काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंजीनियर है, पूछिए कितने पकड़े अभी तक। अगर उनका गिना जाए ना तो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई हुआ है बिहार का तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और मेरे सरकार आने दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके किए गए कम से कम 5 सालों का कच्चा छीटा निकाल ले। कि उनको पता नहीं था कि नल जल योजना में क्या हो रहा है, कितना घोटाला हुआ है। बातें बड़ी बड़ी करना और यथार्थ पे जमीन पे उतर के उसको पूरा करना में बहुत फर्क है। मतलब क्या चाहते हैं आप, ये इस अवस्था में मुख्यमंत्री जी को आप मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं और उन्हें मतलब दंडित करवाना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एकदम हुए जेल हैं। जाएंगे, वो जेल जाएंगे। जिस तरह मीडिया ने उनका महिमा मंडल किया है, सुशासन बाबू का नाम दिया है, आलू ये दारूबंदी पे तो छोड़ ही दीजिए, कुछ बोलना मतलब उनको क्या बोला जाए। लेकिन वह बालू उठवा ही नहीं करा पाए। पिछले 20 साल में जिस तरह का हत्याएं हो रहा है, बच्चे लोग कट्टा लेके घूम रहे हैं, कहीं कोई मतलब है। उनका मतलब है केवल जिस तरह का वो वक्तव्य देते हैं महिलाओं को लेके, मांझी जी को तुम ताम करके, और क्या क्या नहीं बोला था। तो यही मुख्यमंत्री है। लेकिन लोग मांझी जी भी हैं जो धरना दे रहे थे कि नीतीश कुमार हमको तुम ताम बोला है, पटना में धरना दिए, दिल्ली में धरना दिए, आज उनके आगे पीछे घूम रहे केवल सत्ता के लिए। इन लोग केवल सत्ता के भूखे हैं, न जनता से मतलब है, न समाज से, न उनको खुद के समाज से मतलब है। चलिए इंजीनियर साहब, आपने बातों ही बातों में अभी जो घटनाक्रम हुआ है अपने देश में और पड़ोसी देश से जिस तरह से हुआ कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई हुई और इधर से भी जो हमले हुए, इस पर आपने चर्चा किया था कि देश में क्या से क्या हो गया। हम एक सवाल आपसे करते हैं, आप कांग्रेस के लीडर हो गए हैं, अच्छी बात है, आपको इतिहास भी पता होगा कांग्रेस पार्टी का कि क्या कुछ हुआ है। 1948 की बात करते हैं, 1948 की। 1948 में यही समस्या जो है पहले से जूझ रहा था पूरा देश इसी समस्या से, और उस समय भी सीज फायर जो हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण हुआ था। 4 प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिए गए थे, एक एक करके 39वीं, 40वीं, 41वीं ऐसे करके 4 प्रस्ताव आए थे। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के हुआ करते थे। जब तक संयुक्त राष्ट्र जो है इस बात को समझता कि पीओके जो है वो भारत को दिया जाए या पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, तब तक पाकिस्तान अपना आधिपत्य कर लिया। आपको नहीं लगता कि यही कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले का जड़ है? अगर जवाहरलाल चाहते तो उस समय ये मामला वही रफा दफा हो सकता है और वही नासूर जो है आज इतना बड़ा घाव बन गया है। आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, लेकिन शुरुआत में ही आपने गलत कर दिया। आज का जो दौर और 1948 में आपने बोला एक जैसा नहीं। आप याद करिए 1948 में 700 साल मुगलों ने राज किया था इंडिया पे, 200 साल अंग्रेजों ने किया यहाँ पे। उसके बाद आपको आज़ादी दिया जा रहा था, और वो भी आज़ादी 2 भाई को बांट के दिया गया। वो दर्द झेल रहा था इंडिया। हमारे पास कुछ नहीं था उस समय, ना पहनने को था, ना खाने को था, ना ओढ़ने का था। आज का दौर से आप कंपेयर कर रहे हैं उसका। वो आप प्रधानमंत्री सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो 4 प्रस्ताव आए हुजूर, ये एक ही बार नहीं आ गए, ये 48 में नहीं आए, ये 52 से लेके 56 तक आए।
तो उस समय क्या आपको ये नहीं लगा कि ये मेरा ही करतूत है, अगर हम शुरू में ही इस पर नहीं, काम कर नहीं, लेते? आप जो बातें कर रहे हैं ना, उस दौर अलग था। अच्छा। बंटवारा का दंश झेल रहा था, गुलामी झेल रहा था, चुने हुए नहीं थे। हम्म, पहले प्रधानमंत्री 1948 में, हम्म, बाद 50 में चुने गए, तो वो फर्क था। आज ये चुने हुए हैं, इनको पूरा पावर है, शक्ति है। वो कांग्रेस का ही देन है कि इनके पास एक से एक मिसाइल है। हम्म, इनके पास वो टेस्टिंग का मिसाइल का प्रशिक्षण करने के लिए जो प्रयोगशाला बनाया है, वो कांग्रेस ने बनाया। अब उस समय क्या था और अभी क्या है, बड़ा नाइंसाफी है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। कांग्रेस ने जिस तरह का हालात झेला, आपसी आपस में भी था वो बंटवारा को लेके, बंटवारे के बाद तो जिस आप तरह नहीं के मानते व्यवहार। हैं कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस तरह का जो है गड्ढा खोदा था, इसको नहीं नहीं, मानते नहीं, हैं आप? देखिए वो जिस तरह का हुआ, किस परिस्थिति में हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, ना उस तरह के मीडिया थे, ना ही वो पूरा रिकॉर्ड। लेकिन जो रहा, और एक चलिए हम एक सभी बातों को पश्चाक्षेप करते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने क्या किया, कि जो गलती हो गई हमसे, हम सब अपने ऊपर लेते हैं। चलिए यही खत्म हो जाती है सारी हाँ। बात कि जो गलती हो गई यही खत्म हो जाती है। और इस तरह से काफ़ी बातचीत हमारी हुई इस मुद्दे को लेकर के, बिहार के संदर्भ में ही, देश के संदर्भ में भी और आने वाले चुनाव के संबंध में भी। सबसे अहम जो सवाल था मेरा वो यही कि राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार आ रहे हैं और इस बार भी उनका जो समीकरण है वो चुनाव को देखते ही हुए है। कई जो छात्र हैं, कई दलित जो कहा जाता है भाई, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र हैं, उनसे मिलेंगे, दलित छात्रों से मिलेंगे, उनके हॉस्टलों में जाएँगे जहाँ पे वो रह रहे हैं अभी, और उसके बाद वहीं से रणनीति तैयार होगी और शिक्षा, न्याय, संवाद की शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है। 15 तारीख को भी हम रहेंगे यहाँ, 15 तारीख को भी हम कांग्रेस से सीधा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, कैसे-कैसे बातचीत जो है वो आगे बढ़ते जा रही है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।